हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर से जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं करंट अफेयर्स के, वो सारे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को एकदम ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग इसी से कुछ क्वेश्चंस पे लास्ट में चर्चा भी करते हैं, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना होता है। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। तो आज का पहला क्वेश्चन, तो पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चंस का, जो हमने कल आपसे क्वेश्चंस पूछा था। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि बंगाल की खाड़ी में किस इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास संपन्न हुआ। तो किस इंदिरा नेवी नौसेना का अभ्यास संपन्न हुआ है अभी जो बंगाल की खाड़ी में हुआ है। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 11वें। तो आपको बता दें कि 11वें इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास जो है ये बंगाल की खाड़ी में अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछा गया था कि एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 21 की मेज़बानी किस भारतीय शहर द्वारा की जाएगी। भारतीय शहर द्वारा की जाएगी, मतलब कि भारत के किस शहर द्वारा की जाएगी। चार शहरों के नाम दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु द्वारा एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 21 की मेज़बानी की जाएगी, जो कि भारत में की जाएगी। एक एक नंबर के क्वेश्चंस ये दोनों आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसे अपने नोट डायरी में नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया। यहाँ पे चार देशों के नाम दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जर्मनी। आपको बता दें कि जर्मनी ने अभी हाल ही में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है। और जर्मनी ने राष्ट्रीय चेतावनी दिवस या वार्न टैग भी बनाया है, जिसे हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। आपको बता दें कि ये जो पॉइंट बताया जा रहा है ये आप नोट कर लीजिएगा कि जर्मनी द्वारा राष्ट्रीय चेतावनी दिवस या वार्न टैंग भी बनाया गया है, जिसे हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की पृष्ठभूमि में किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जनता को सतर्क करने के लिए कई अलार्म लगाए गए थे, जो कि ये अभी हाल ही में जर्मनी द्वारा इसका राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया गया। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य को DPIIT के स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे चार राज्यों के नाम दिए गए हैं, तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुजरात। आपको बता दें कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसे हम DPIIT से व्यक्त कर रहे हैं, उसने अभी हाल ही में राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 जारी किया है, और इस रैंकिंग के अनुसार गुजरात को राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है। वहीं आपको बता दें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पे आप दो पॉइंट में आप समझेंगे कि अगर राज्य की बात किया जाए तो गुजरात को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है, और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इसमें जो है सब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में नामित किया गया है। और कर्नाटक और केरल टॉप परफॉर्मर के रूप में अभी भी ये अपनी स्थान बनाए हुए हैं, और यह फ्रेमवर्क 7 व्यापक सुधार क्षेत्रों पर आधारित है। कितने? 7। नोट कर लीजिएगा इसे। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के नेता का क्या नाम है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्वामी अग्निवेश। तो स्वामी अग्निवेश का अभी हाल ही में निधन हो गया, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के नेता थे। आपको बता दें कि इनका जो निधन हुआ वो दिल्ली में हुआ, और ये लीवर सिरोसिस से पीड़ित थे, और स्वामी अग्निवेश को आर्य समाज का एक क्रांतिकारी नेता माना जाता था। उन्होंने बंधुआ मजदूरी और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CARE रेटिंग्स ने भारत के GDP में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 8 से 8.2% का। तो आपको बता दें कि भारतीय रेटिंग एजेंसी CARE रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020 से 2021 में भारत की GDP
8% से 8.2% की रेंज में नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है और यह अनुमान इसके पहले के जारी किए गए -6.4% से अधिक है। वहीं आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में लगभग 8% की गिरावट और सकल स्थिर पूंजी निर्माण में गिरावट के साथ जुड़ी है। इस क्वेश्चन से आपके और भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि CARE रेटिंग की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके प्रबंध निदेशक कौन है। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। CARE रेटिंग की जो स्थापना हुई वो 1993 में हुई। कब हुआ? 1993 में। CARE रेटिंग का मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। CARE रेटिंग के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस समय कौन है? तो इसके जो कार्यकारी अधिकारी हैं इस समय वर्तमान में अजय महाजन जी हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। 8 पॉइंट से लेके और 8.2% का अभी हाल ही में जो है CARE रेटिंग से भारत के GDP में ये संकुचन का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 मंत्रियों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, संतोष गंगवार। आपको बता दें कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार जी ने G20 राष्ट्रों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में G20 यूथ रोड मैप 2025 पर ध्यान केंद्रित किया गया, मतलब कि उसके बारे में चर्चा की गई और श्रम बाजार पर कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के उपायों पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में पहली बार युवाओं से संबंधित संकेतकों की पहचान की गई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा, संतोष गंगवार। संतोष गंगवार ने भारत की तरफ से जो है G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO के रूप में किसे नामित किया गया? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जेन फ्रेजर। तो आपको बता दें कि सिटी ग्रुप ने जेन फ्रेजर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है। वह इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला CEO होंगी। आपको बता दें कि वह माइकल कार्वेट का स्थान लेंगी, जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। फ्रेजर वित्तीय उद्योग में एक उभरती हुई महिला है, जिन्होंने निवेश, बैंकिंग, धन प्रबंधन, संकटग्रस्त वर्कआउट और लैटिन अमेरिकी में रणनीति का विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर काम किया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बता दें आपको। इस क्वेश्चन से आपके कुछ क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, जैसे कि सिटी ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है? तो सिटी ग्रुप का मुख्यालय नोट कर लीजिएगा, संयुक्त राज्य में स्थित है, जो कि न्यूयॉर्क शहर में ये स्थित है। तो आप ऐसा बताएंगे कि संयुक्त राज्य के न्यूयॉर्क शहर में ये स्थित है। क्या? सिटी ग्रुप का मुख्यालय। सिटी ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वी मुरलीधरन। तो आपको बता दें कि विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत की ओर से 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में हिस्सा लिया और आपको बता दें कि मंत्री ने 27वें रीजनल प्लेटफॉर्म के दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने सहित कोविड-19 महामारी पर भारत के प्रयासों को साझा किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत बंदरगाह सुरक्षा और समुद्र के कानून पर आसियान क्षेत्रीय मंच कार्यशालाओं और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेगा। आसियान के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है और यह संगठन अंतर सहकारी सहयोग को बढ़ावा देता है और अपने सदस्यों और अन्य एशियाई राज्य के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करता है। इसमें 10 मतलब कि 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं। कितने? 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं, जिसमें जो है इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया और ब्रुनई और लाओस है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आप थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जा सकता है कि केंद्रीय विदेश मंत्री की बात की गई है यहाँ पे,
केंद्रीय विदेश मंत्री इस समय वर्तमान में कौन है? तो केंद्रीय विदेश मंत्री इस समय सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर था वो था वी मुरलीधरन। 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व वी मुरलीधरन जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किसके बीच द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक का आयोजन किया गया? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अमेरिका। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आपको बता दें कि यह पहली चीज़ तो कोविड-19 के चलते यह वर्चुअली मोड में किया गया था और इसके बीच दोनों पक्षों के बीच रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति और विकास की समीक्षा की गई। उन्होंने पारस्परिक हित के आधार पर इन क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को बढ़ाने की अवसरों की खोज की और साथ ही साथ क्षेत्रीय विकास के बारे में विचारों का आदान प्रदान भी किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत प्रशंसा के लिए अपनी खोज को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ये 2+2 अंतर सत्रीय बैठक के क्या है इसके बारे में आपको बता दें कि इस सत्र में जो है 2+2 अंतर सत्रीय बैठक के जो प्रतिभागी थे वो भारत की तरफ से कौन थे? तो भारत की तरफ से रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में श्री सोमनाथ घोष थे और विदेश मंत्रालय की जो सचिव वो सुश्री वाणी राव थी। ठीक है, ये तो भारत की तरफ से थे। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की तरफ से इसमें जो है कौन प्रतिभागी थे? वो थे अमेरिका अमेरिका के और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी श्री डीन थॉमसन और अमेरिकी रक्षा विभाग में भारत प्रशांत सुरक्षा मामलों के कार्यवाहक सहायक जो थे वो श्री डेविड हेलवे ने किया था। ठीक है, तो दो दो लोग जो है ये इस प्रतिभागी बैठक में इसमें सम्मिलित थे, जिनका अभी हमने नाम बताया आपको, वो भी नोट कर लीजिएगा। लेकिन विशेष रूप से आप ये जानिए कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें इन दोनों देशों ने अपने रक्षा और ये कोविड-19 संबंधित जो भी किस तरीके से इससे उबरा जाए ये सारी चीज़ों का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ASCI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुभाष कामत। आपको बता दें कि सुभाष कामत को विज्ञापन मानक परिषद मतलब ASCI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यह वर्तमान में विज्ञापन एजेंसी VBH एंड पब्लिशेस वर्ल्ड वाइड इंडिया में मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यरत है। और ये जो है किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है इनको? तो ये रोहित गुप्ता जो कि अध्यक्ष सोनी पिक्चर्स नेटवर्क को सफल बनाएंगे। ठीक है, और उनके साथ NS राजन को ASCI के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है और वह जो है शशिधर सिन्हा को मानद कोषाध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। मतलब कि मानद कोषाध्यक्ष के रूप में शशिधर सिन्हा को नियुक्त किया गया है, जो कि इनकी इसके आप ये मानिए कि इनको जो है फिर से पुनः इसी पद पर नियुक्त किया गया है। बात करेंगे हम लोग ASCI के, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, ASCI का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोदी जी ने किस राज्य की 3 पेट्रोलियम क्षेत्र की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 पेट्रोलियम क्षेत्र की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है भारत के प्रधानमंत्री ने। वो किस राज्य को? चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बिहार। तो आपको बता दें कि बिहार में 3 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 3 पेट्रोलियम क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है किसने? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें आपको बता दें कि इसमें पारादीप से हल्दिया से दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का दुर्गापुर से बांका खंड जो कि 193 किलोमीटर है और पूर्वी चंपारण और बांका में 2 LPG बॉटलिंग संयंत्र शामिल है। दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि दुर्गापुर से बांका संयंत्र में 131.75 करोड़ रुपए और पूर्वी चंपारण संयंत्र में 136.4 करोड़ रुपए की लागत आई है। और आपको बता दें कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड मतलब कि HPCL इन परियोजनाओं को चालू करेगा, मतलब कि इसको HPCL द्वारा चालू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे आज के क्वेश्चंस की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 में किसने जीत हासिल की। 4 खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, इसमें चारों में से एक आंसर सही होगा, जिसे आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और अपना आंसर टाइप करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यूएस ओपन वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब किस खिलाड़ी को मिला। यहाँ भी आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों खिलाड़ियों का नाम दिया गया है। इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना आंसर टाइप करना है। तो दोनों क्वेश्चंस आपके खेल संबंधित क्वेश्चंस है। खेल संबंधित क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में 1 नंबर के रूप में आ सकते हैं, इसे अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।